तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्री डायमेंशन में कैसे लिखते हैं। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर दिया हो दो तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो उसको जानने से पहले हम लोग सीखेंगे कि पहले इक्वेशन ऑफ लाइन जो लिखे थे वो कौन कौन सी थी। तो हमने दो इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था। एक था कि एक पॉइंट दिया हो x1 y1 z1 और ये दिया हो डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या दिया हो सकता है, या तो LMN दिया हो, ये भी डायरेक्शन है। इसका एक स्पेसिफिक नेम है। क्या इसको कहते हैं? इसी को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं LMN को। हमने ये स्टैंडर्ड नोटेशन माना था। और दूसरा, अगर ABC दिया हो, इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। एक डायरेक्शन रेशियो भी डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है, बस इन दोनों में अंतर इतना है कि जो डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइन है बेसिकली, वो क्या होता है, उनमें उनके स्क्वायर्स का सम क्या होता है, 1 होता है बस। बाकी डायरेक्शन रेशियो तो होगा ही होगा अगर डायरेक्शन कोसाइन नहीं हुआ। और हमें अपने दिमाग में ये बना के रखना है कि हमेशा क्या है, एक लाइन को लिखने के लिए एक पॉइंट और या तो डायरेक्शन मिल जाए या 2 पॉइंट मिल जाए। तो मेरे पास इसके लिए एक इक्वेशन था, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू क्या, y माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू z माइनस जेड वन बाई सी। और इसी को जब डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता तो x माइनस एक्स वन बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई एन। ये हम लोग लिखते थे इक्वेशन। अब ये एल एम एन क्या है ये हमको पता है, इसको क्या कहते हैं। ये अगर डायरेक्शन एंगल्स दिए हों, जैसे ये एल क्या होता था उस टाइम पे था कॉस अल्फा, एम क्या था कॉस बीटा और एन क्या था कॉस गामा। ये हो गया हमारे दो लाइंस का इक्वेशन। अब एक इक्वेशन आपने और पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट्स दिए हो, जैसे एक पॉइंट दिया हो x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट दिया हो x2 y2 z2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, किसी एक पॉइंट से पास करा देते थे। जैसे इन दोनों पॉइंट से जाता हुआ लाइन का इक्वेशन लिखना है हमको, तो क्या करते थे, किसी एक पॉइंट से पास करा दिए। जैसे x माइनस एक्स वन बाई क्या, इसका डायरेक्शन डायरेक्शन x माइनस एक्स वन हो जाएगा, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई क्या, y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू z माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई क्या, z2 माइनस जेड वन। अब ये जो दिया हुआ है, ये x2 माइनस एक्स वन जेड, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, इसी को कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। और बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। हमको बस ये जानना है कि जो डायरेक्शन रेशियोज है या डायरेक्शन कोसाइन है वो बेसिकली डायरेक्शन है, ठीक है। और जैसे ही हमको ये डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसे लिखा हुआ ए बी सी डायरेक्शन कोसाइन है, इसका मतलब क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। भाई ये डायरेक्शन, मान लेता हूँ ये लाइन है, इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, अगर ये डायरेक्शन है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको एज्यूम करते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, ताकि आगे हम लोग कुछ आसानी से इसको समझ पाए। अब हमको पढ़ना था एंगल बिटवीन द लाइंस। अब मान लेता हूं मैं कि एक लाइन है L1, एक लाइन है L1 जिसका इक्वेशन दिया हुआ है ऊपर में, क्या है, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ये x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई a1 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई b1 इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई c1। इसका डायरेक्शन क्या है, बेसिकली a1 b1 c1। अगर इन डायरेक्शंस, इनके स्क्वायर्स का सम 1 होता तो ये हो जाता है डायरेक्शन कोसाइन। और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या कहेंगे इसको, डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 को। तो बेसिकली ये डायरेक्शन है, तो इसको मैं एक वेक्टर मान ले रहा हूं, वेक्टर a इज इक्वल टू a1 b1 c1। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि वेक्टर तो ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है, जैसे कि वेक्टर a इज इक्वल टू क्या, वेक्टर a को, अब ध्यान दीजिएगा, वेक्टर a को इधर लिखता हूं, वेक्टर ए को मैं ये भी लिख सकता हूं, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और इसको ऐसे भी c1 k कैप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमको क्या इसमें जानना होता है कि कंपोनेंट क्या है। भाई x कंपोनेंट इसका a1 है, y कंपोनेंट b1 है, z कंपोनेंट c1 है, तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं।
ये पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता है और वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का भी ये तरीका है। ठीक है, तो ये जो मैं लिखा हूं वेक्टर ए, इसको क्या समझेंगे हम लोग, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग। अ, ये हो गया। तो हाँ, दूसरी लाइन है L2 जो पास हो रही है x2 y2 z2 से। इसका इक्वेशन है x माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाई e2 इक्वल टू y माइनस वाई2 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल टू z माइनस z2 डिवाइडेड बाई c2। इसका डायरेक्शन क्या है, बेसिकली a2 b2 c2 डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो, अगर इनके स्क्वायर्स का सम 1 हुआ तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर दो वेक्टर पता है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी हमने माना है, ये वेक्टर ए किसका डायरेक्शन बता रहा है, लाइन L1 का, वेक्टर बी किसका डायरेक्शन बता रहा है, लाइन L2 का। अगर दो वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल निकालना है तो क्या करते हैं, हमको पता है कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ये होता है। अब यहां से अगर कॉस थीटा में निकालता हूं तो ये इन दोनों को इस साइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर इन द सेंस क्या, नंबर्स में होगा, कोई नंबर होगा 2 3 4 या 1/2 अंडर रूट 3, कुछ नंबर ही होगा। अब जो नंबर है इसको क्या, डॉट प्रोडक्ट, ये नंबर है तो ये इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ, एक को वेक्टर ए के साथ ले रहा हूँ, दूसरे वाले को वेक्टर बी के साथ। तो ये इसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं, क्या, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यही तो यूनिट वेक्टर होता है। और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का थीटा एंगल निकालना है तो हम लोग के पास फॉर्मूला है कि cos थीटा इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। जो भी वेक्टर्स है उन दोनों का यूनिट वेक्टर ले लेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ जो लाइन गिवन है L1 और L2, इसका ये डायरेक्शन पता है, दूसरे वाले का डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच का एंगल अगर निकालना है तो cos थीटा क्या हो जाएगा बताइए, पहले वाले लाइन का डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर डॉट दूसरे वाले का डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर। अब पहले वाले का डायरेक्शन है A1 B1 C1, तो A1 B1 C1। अब कुछ ये समझने वाली बात है कि A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा अंडर रूट में, नीचे इसको अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डॉट किसके साथ, तो भाई B का यूनिट वेक्टर। तो B वेक्टर क्या है, A2 B2 C2, और इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। अब दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो A1 A2, अब नीचे कंपोनेंट वाइज नहीं मल्टीप्लाई होगा ना, ये स्केलर क्वांटिटी। तो ऊपर देखिए ध्यान से, A1 A2 में मल्टीप्लाई हुआ A1 A2, B1 B2 मल्टीप्लाई प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये ऐसे ही समझना है जैसे ये A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप है, और ये A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप है, तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी समझने में। ठीक है, जैसे ये मैं बताया था कि ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है, तो ये cos थीटा क्या हो गया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब अगर ये cos थीटा की वैल्यू है, ये क्या है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो हमको ये चेक करना है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो गई तो उस केस में क्या कंडीशन होगा। अगर लाइन L1 और L2 परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल 90 हो जाएगा बताइए, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इसकी वैल्यू अगर 0 हम लोग इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कंडीशन निकल के आती है क्या, कि अगर लाइन परपेंडिकुलर होगी तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 होगी। और अगर पैरेलल है लाइंस, जैसे L1 पैरेलल है L2 के, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। और जैसे ये 1 के बराबर हुई तो इसको सॉल्व करते हैं, हमने सॉल्व करके यहाँ रख दिया है। आप चाहें तो दूसरा मेथड भी है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ये आता है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। ये मैं इसलिए लिखा ताकि दो लाइन्स अगर पैरेलल होती है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। दूसरा आइडिया क्या है ये देखते हैं, जैसे अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 0 होगा, और जैसे ही एंगल उनके बीच का 0 होगा तो हमें पता है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा एन कैप। ये होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है A क्रॉस B। A डॉट B क्या है,
वेक्टर एक डॉट वेक्टर भी स्केलर क्वांटिटी होती है और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ध्यान दीजिए, जब थीटा 0 डिग्री है तो ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहां से देखते हैं कि ए क्रॉस बी को अगर 0 कर देता हूं तो क्या आता है कंडीशन। तो ए क्रॉस बी हमने निकाला, ये आया इतना, ये एक्सपेंशन सबको पता ही होगा, ठीक है। अब ये 0 के इक्वल करेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप है। तो इसको क्या करेंगे हम, कंपोनेंट वाइज 0 कर देंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट वाइज 0 करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन निकल के आती है, b1 by b2 is equal to c1 by c2, a1 by a2 is equal to c1 by c2, b1 by b2 is equal to a1 by a2। और इन तीनों को एक साथ अगर कंबाइन कर दे तो क्या हो जाएगा, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये समझ में आया सबको। अब थोड़ा सा बैक जाते हैं। यही कहानी यहाँ भी बनी थी, जब 1 हम लोग लिखे थे तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो कुछ ऐसा बन रहा था टर्म। अब देखिए ऐसा बन रहा है, एक समथिंग कुछ का स्क्वायर दिया है, कुछ यहाँ स्क्वायर दिया है, कुछ अब 3 टर्म्स हैं, इनके स्क्वायर्स का सम 0 है। तो क्या होगा, इनको इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा और इंडिविजुअली 0 होगा तो फिर वही जो कंडीशन आगे हम लोग देख रहे थे, ये अलग अलग 0 हो रहा था, वही कंडीशन यहाँ भी लगाया गया, ठीक है। बाकी अगर आपको डिटेल में देखना होगा तो देख लीजिएगा। अब अगर मान लेता हूं मैं डायरेक्शन कोसाइंस दिए होते हैं, जैसे लाइन L1 का डायरेक्शन कोसाइन दिया होता है L1 M1 N1 और दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया होता L2 M2 N2, तो क्या होता cos थीटा। तो हमको पता है कि भाई दो वेक्टर दिए हो तो उन दोनों वेक्टर्स का क्या यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट ही उसके बीच का cos थीटा देता है। cos थीटा निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास। तो जैसे ही मुझे ये पता चला और मुझे ये भी पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर्स का सम क्या होता है, 1 होता है। तो ये ऑलरेडी अगर मैं इसमें डिवाइड भी करूंगा तो ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया ये। अब सिमिलरली जैसे पहले हम लोग पढ़े थे कि परपेंडिकुलर होने का क्या कंडीशन है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही पैरेलल होने का कंडीशन है L1 बाई L2 इज इक्वल टू M1 बाई M2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। अब क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन बाय 2 3 4 एंड 3 4 5। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, अच्छा इसको डायरेक्शन रेशियोज को हिंदी में कहते हैं दिक् अनुपात और डायरेक्शन कोसाइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, दिक् कोज्या, ठीक है। तो जैसा हमको पता है कि एंगल बिटवीन द लाइंस जब डायरेक्शन रेशियोज दिए हो किसी लाइन के, डायरेक्शन रेशियोज मतलब दिक् अनुपात, और गिवन दिए, जैसे L1 का डायरेक्शन रेशियो अगर A1 B1 C1 है और L2 का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 है, तो cos थीटा क्या आता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में A स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को लगा देंगे। यहाँ पे A1 क्या है तो 2, B1 क्या है 3, पहले वाले लाइन का है A1 B1 C1, तो यही तो है, ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B2 हो गया, ये C2 हो गया। तो हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब निकाल के और cos थीटा की वैल्यू है उसमें रख दिया और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वही थीटा की वैल्यू आ गई। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप खुद करेंगे। जैसे यहाँ लिखना है कि एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन बाय दिस। अब ध्यान दीजिए ये डायरेक्शन रेशियोज गिवन है लेकिन इनके स्क्वायर्स का सम 1 भी है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन भी होगा। अब ये नहीं कि ये गलती से लिख दिया डायरेक्शन रेशियो, इसका मतलब क्या है कि अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो उसको डायरेक्शन रेशियोज कहा जा सकता है, ठीक है, आसान सी बात है। आप डायरेक्शन रेशियोज वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज वाले फॉर्मूले में क्या था, नीचे इतना आ रहा था ये एक्स्ट्रा टर्म, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और क्या। कोसाइंस का अलग फॉर्मूला है, यहाँ डायरेक्शन रेशियोज यूज कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस एंड परपेंडिकुलर टू द। यहाँ पे क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है, जैसे ए हमने मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। अब कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है, जैसे सी और डी हमने मान लिया। और तीसरा कह रहा है कि एक तीसरी लाइन है जो इसको और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो हमने इसको ई और एफ मान लिया। अब कह रहा है कि प्रूफ करिए कि ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा सी डी के, और क्या होगा ए बी परपेंडिकुलर होगा एफ के, यही प्रूफ करना है। तो हमने पढ़ा था कि पैरेलल होने का क्या कंडीशन है कि भाई
इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशियो है और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन है, उनमें रेशियो क्या होगा, जैसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होल्ड होगी। तो डायरेक्शन रेशियो हमको निकालना पड़ेगा किसका, ए बी का। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, इस वाले में से इसको माइनस कर दें या इस वाले में से इसको माइनस कर दें। तो मैं बी वाले में से ए को माइनस कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा -2 -2 क्या हो जाएगा -4 और -3 माइनस का 3 क्या हो जाएगा -6। ऐसे ही सी डी का हम लोग डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे, ऐसे ही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ई एफ का भी निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, हमको प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियोज डिवाइडेड बाय सी डी का डायरेक्शन रेशियो, अगर हर जगह इक्वल आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी। जैसे -2/3 इक्वल टू -4/6 इक्वल टू -6/9, हमने इसको सॉल्व किया तो ये -2/3 इक्वल टू -2/3 इक्वल टू -2/3। तो यहां से क्या पता चला कि ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के। अब ध्यान दीजिए, हमको प्रूफ करना है कि ए बी परपेंडिकुलर है ई एफ के। तो ए बी अगर परपेंडिकुलर होगा ई एफ के, तो हमें पता है कंडीशन क्या कि a1 a2 प्लस b1 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो a1 b1 c1 है क्या बेसिकली, देखिए तो a1 है ये, इसके लिए a2 का काम ये करेगा, यहाँ पर a2 का काम इसके लिए पैरेलल प्रूफ करने के लिए, इसके लिए a2 का काम ये करेगा। तो a2 की वैल्यू यहाँ 5, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू है -3, ये रख देंगे, ये 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, लाइंस क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ये लाइन दिया हुआ L1 x - x1/2 x - 1/2 इज इक्वल टू y - 2/2 इज इक्वल टू z - 3/3। दूसरी लाइन है y + 3/-1 इज इक्वल टू y - 5/8 इज इक्वल टू z - 1/4। अगर एग्जामिनर को थोड़ा भी घुमाने का मन हुआ तो क्या करेगा, वो इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 1 - z। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, जैसे वैसे मैं ऐसे क्लियरली लिख दे रहा हूँ, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं इस कंपोनेंट में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो क्या होगा, ये 1 - z/-4 हो जाएगा। और जैसे ही अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। हमको क्या चाहिए, एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाएंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पे अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाएंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं दिया होता तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाना पड़ता, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि k की वैल्यू फाइंड करिए और दिया है दो लाइंस, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन है ये, इक्वेशन ऑफ लाइंस दिया हुआ, कह रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इसका मतलब क्या है कि इनका जो डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, 0 होगा। जैसे a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा। अब a1 किसी वाली लाइन L1 को मान लिया, इसका ये डायरेक्शन दिया हुआ, डायरेक्शन मतलब क्या, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन। अब यहाँ k की वैल्यू ही नहीं पता, तो हमें एक बात तो तय है कि ये डायरेक्शन कोसाइन तो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद ही a1 से ज्यादा हो जा रहा, ठीक है। इसका मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू -3, b1 की वैल्यू 2k और c1 की वैल्यू 2 हो गई। ऐसे a2 b2 c2 निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।